ब्रह्मांड के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं दी गई। उनमें से कुछ प्रमुख अवधारणाओं को हम जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हम टॉलमी के द्वारा दिए गए अवधारणा के बारे में जानते हैं। ये लाल सागर आप देख रहे हैं तथा ये भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाले यहाँ पर नहर है सुएज नहर। इसके सन्निकट अवस्थित एक देश जिसका नाम इजिप्ट है, हिंदी में उसे मिस्र के नाम से आप जानते हैं, यहाँ पर टॉलमी का जन्म हुआ था। टॉलमी का पूरा नाम क्लॉडियस टॉलमी था। ईसा मसीह के जन्म के 140 साल बाद इन्होंने जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया, जिसे हम लोग हिंदी में भू केंद्रित अवधारणा के नाम से जानते हैं। भू मतलब पृथ्वी। इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से पृथ्वी पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड के केंद्र में अवस्थित था। यह अवधारणा आने वाले 1400 साल तक काफी लंबे समय तक बनी हुई रही और हम ये मानकर चलते रहे कि पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में अवस्थित है। अगली स्लाइड में हम बात करते हैं कोपरनिकस के द्वारा दिए गए अवधारणा के बारे में। यूरोप महादेश के पोलैंड नामक देश में जन्म लिए कोपरनिकस का पूरा नाम निकोलस कोपरनिकस था। टॉलमी के द्वारा दिए गए भू केंद्रित अवधारणा जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के लगभग 1400 वर्ष बाद 1543 ईस्वी में इन्होंने अपने द्वारा लिखे गए पुस्तक कॉमेंटेरियोलस में हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट की बात कही है। हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट को हिंदी में आप सूर्य केंद्रित अवधारणा के नाम से जानते हैं। इसके इस कॉन्सेप्ट के अनुसार पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में अवस्थित है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह उसके चक्कर काट रहे हैं। इसकी ये जो थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सौर परिवार तक ही सीमित है, लेकिन इसकी इस थ्योरी ने पूरे ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा को ही बदल करके रख दिया। इसके इस कॉन्सेप्ट के अनुसार पृथ्वी अपने दैनिक गति में, अपने अक्ष पे तथा वार्षिक गति में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। आज के आधुनिक युग में जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें यही मानकर चलते हैं कि सूरज केंद्र में अवस्थित है तथा पृथ्वी उसकी चक्कर लगा रहे हैं। तो इस थ्योरी को जन्म किसने दिया था, इसका जनक कौन था? तो ये था निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। अगले स्लाइड में हम बात करेंगे विलियम हर्शेल के बारे में। प्यारे से देश भारत को 200 वर्षों तक के लिए गुलाम बनाने वाले यूरोप महादेश में अवस्थित एक देश जिसे हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, यहाँ पर पैदा हुए विलियम हर्शेल ने 1805 ईस्वी में टेलीस्कोप की मदद से ये बताया कि सौर मंडल जिसमें हमारी पृथ्वी भी अवस्थित है आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। इसके अनुसार आकाशगंगा इतनी बड़ी है कि सौर मंडल जो है हमारा उसका एक छोटा सा अंश प्रतीत होता है। अगले स्लाइड में हम बात करेंगे एडविन हबल के बारे में। उत्तरी अमेरिका महादेश के अमेरिका नामक देश में जन्म लिए एडविन हबल ने 1925 ईस्वी में ये बताया कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये ब्रह्मांड है। अगर हम ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर पर लाइट को भेजने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसको कहेंगे भाई तू यहां से वहां पर जा, तो लाइट कितनी स्पीड से चलती है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। इतनी स्पीड होने के बावजूद इसे इस छोर से उस छोर तक जाने में 250 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। अब इस बात से समझिए, अंदाजा लगाइए कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। इस पूरे ब्रह्मांड में यदि हम आकाशगंगा की संख्या की बात करें तो 100 अरब आकाशगंगाएं इस पूरे ब्रह्मांड में अवस्थित है। अगले स्लाइड में हम बात करेंगे वराह मिहिर के बारे में। प्यारे से देश भारत के मिट्टी में वराह मिहिर का जन्म हुआ था। वराह मिहिर ने कोपरनिकस, जिन्होंने हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट सूर्य केंद्रित अवधारणा दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि सूरज इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में अवस्थित है तथा पृथ्वी उसकी चक्कर लगा रहे हैं। ये बात से 1000 साल पहले ही हमारे वराह मिहिर ने बता दिया था, 6वीं सदी में ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाती है तथा पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगले स्लाइड में हम बात करेंगे जोहान्स केपलर के बारे में। महादेश के पोलैंड नामक देश के पश्चिम में अवस्थित एक देश जर्मनी, जहां पर जोहान्स केपलर का जन्म हुआ था, इन्होंने ग्रहों के गति से संबंधित नियम को दिया। इन्होंने कई सारे
साइंटिफिक रिसर्च किए, वैज्ञानिक अनुसंधान किए। इस वैज्ञानिक अनुसंधान ने न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी को बल दिया, एक आधार प्रदान की। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ना होता जोहान्स केपलर अगर, तो क्या हो पाती न्यूटन की यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी कभी सफल?